सही है। तो सर्किट्स जो है वो हमारे पास जो है, सबसे पहले तो सर्किट्स आपको पता होने चाहिए कि एक क्लोज लूप होता है कि जिसके अंदर एक ना एक पावर सप्लाई होनी चाहिए और एक ना एक कंपोनेंट एटलीस्ट होना चाहिए कि जिससे जो है वो हमारे पास आम, कि जिससे जो है वो हमारे पास वो सर्किट के अंदर लाइक शॉर्ट सर्किट ना हो, वो काम करते रहे। सही हो गया। तो हम कहते हैं कि भाई हमारे पास जो है ना सर्किट, हम कहते हैं कि भाई इट्स बेसिकली क्लोज लूप ऑफ वायर दैट कंटेन बैटरी या पावर सप्लाई। सही है। एंड एट लीस्ट अ component, राइट। इसके अलावा जो है, अगर कंपोनेंट नहीं लगाओगे तो हमारे पास जो है वो काम ही नहीं करेगा सर्किट। मतलब अगर कंपोनेंट नहीं लगाओगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और अगर बैटरी नहीं लगाओगे तो काम ही नहीं करेगा, राइट। तो ये हमारे पास जो हो गया सर्किट हो गया, राइट। अब जो सर्किट को हम गवर्न करते हैं, मतलब सर्किट को जो हम समझते हैं, वो हमारे पास जो है ना कुछ लॉज है, उनके थ्रू हम सर्किट को समझते हैं। तो पहले मैं वो लॉज लिख देता हूँ। सही है कि वो क्या क्या लॉज हैं, और फिर हम उनको समझेंगे और देखेंगे कि उनकी क्या तरतीब है, राइट। सो सबसे पहले तो हमारे पास जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सही है, एक लॉ, राइट। दूसरा लॉ हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। सो सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस ये कहते हैं कि भाई एक क्लोज लूप ऑफ सर्किट के अंदर हमारे पास जो चार्ज होंगे वो नंबर ऑफ चार्जेस रिमेन सेम, राइट। इन क्लोज लूप, या हम कह देंगे इन अ सर्किट, क्योंकि सर्किट की डेफिनेशन तुम्हें पता चल गई है कि क्लोज लूप है, ब्ला ब्ला ब्ला। सो इन अ सर्किट द टोटल number of charges remains the same, right। और हमारे पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, वो हमें ये कहता है कि हमारे पास जो है द टोटल एनर्जी supplied by the battery in the circuit remain same, right। It only changes its form, राइट। यानी ये दो लॉज हैं जो कि मैंने सर्किट के हिसाब से अप्लाई करके बताया, राइट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन जनरल थोड़ा सा अलग सा होता था, लेकिन यहाँ पे मैंने सर्किट पे अप्लाई करके, और लॉ ऑफ चार्जेस कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस मैंने सर्किट पे अप्लाई करके बताया, राइट। तो इनका मतलब क्या हुआ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस आपको ये बता रहे हैं कि सर्किट के अंदर जो है लाइक जितने भी नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो करने लगेंगे तो वो फ्लो सेम रहेगा। आप कहीं से उन चार्जेस को ऐड नहीं कर सकते, और ये इंक्रीज नहीं कर सकते या डिक्रीज नहीं कर सकते, राइट। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहते हैं कि भाई जो भी टोटल एनर्जी आप सप्लाई करो बैटरी से, पावर सप्लाई से, वो आपके पास सर्किट के अंदर सेम ही रहेगी, राइट।
अब जितने भी पावर सप्लाई, जितनी भी बैटरी लगाई है, उनकी वजह से जो भी टोटल एनर्जी जनरेट होगी, वो आपके पास इक्वल ही, वो आपके पास लाइक टोटल सेम होगी, वो कम या ज्यादा नहीं हो सकती। हाँ, वो ट्रांसफॉर्म हो सकती है फिर, लाइक अब आपने रेजिस्टर लगाया हुआ है, तो रेजिस्टर के अंदर वो एनर्जी जो है थर्मल के अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी थर्मल के अंदर कन्वर्ट होके ट्रांसफॉर्म हो गई, राइट। इसी तरीके से अगर कोई बल्ब लगा दिए, तो वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो लाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी या ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, राइट। बट वो कम या वो लाइक लॉस नहीं हो सकती, या आप कह लो कि वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, इस तरह से हम कह सकते हैं, राइट। अच्छा, इन्हीं दो लॉज को जो है ना, हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था किरचॉफ, राइट। इनका पता नहीं, ये जो है ना रशियन साइंटिस्ट है, सही है। सो इन्होंने जो है ना इस रशियन जर्मन साइंटिस्ट है, सॉरी। सो इन्होंने जो है इन्हीं दो लॉज को यूज करते हुए करंट और वोल्टेज के लिए जो है ना अपने दो लॉज इन्होंने बताए, कि जिसको हम कहते हैं किरचॉफ का फर्स्ट लॉ और किरचॉफ का सेकंड लॉ, राइट। सो फॉलोड बाय दिस, किरचॉफ proposed his first law, right? प्लीज रिमेम्बर दैट कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ जो है, यानी करंट लॉ, वो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस से बिलोंग करता है। एमी नहीं, उसने नाजिल नहीं कर दिया, राइट। उसने इसको देखते हुए बनाया, राइट। सो फॉलोड बाय दिस, एक तो इनकी स्पेलिंग इतनी गंदी गंदी होती है, किरचॉफ proposed his first law, जिसको हम करंट लॉ भी कहते हैं, करंट लॉ, राइट। अच्छा जनाब, और वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि sum of all the current entering a junction will always be equal to the sum of all the current leaving it, राइट। ये हमारे पास पहला लॉ है, सही हो गया। सही है, फर्स्ट लॉ हो गया। सेकंड लॉ जो है वो इसने इसको देखते हुए याद रखना प्लीज, कि फर्स्ट लॉ किसको देखते हुए, चार्जेस को, सेकंड लॉ किसको देखते हुए है, एनर्जी को, राइट। ऐसे नहीं आ गया, मैं फिर बता रहा हूँ कि ऐसे नहीं आ गया, उसने इन चीज़ों को देखते हुए ये काम किया, राइट। सो हमने कहा कि भाई फॉलोड बाय दिस किरचॉफ प्रपोजेस सेकंड लॉ। सेकंड लॉ, राइट। अच्छा जी, जिसको हम कहते हैं वोल्टेज लॉ, सही हो गया। और उसके अंदर इन्होंने हमें बताया कि भाई हमारे पास जो है sum of all the EMF is equal to, अच्छा थोड़ा सा मैं इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। sum of all the EMF from the power supplies, sir, equal to the sum of all the potential difference at the component, yeah, across the component,
राइट, ये इनका सेकंड लॉ है। सही हो गया। सो अच्छा, अब ये फर्स्ट और सेकंड लॉ को समझने से पहले हमने जो है ना पहले सर्किट को थोड़ा सा समझना होगा, ये फिर उसके बाद में समझाऊंगा कि फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ का मतलब क्या है। हमारे पास जो है, सबसे पहले तो अगर हम सर्किट को देखें तो हमारे पास जो सर्किट होते हैं वो मेनली दो टाइप के होते हैं, सही है। एक हमारे पास होता है सीरीज सर्किट, एक हमारे पास होता है पैरेलल सर्किट, राइट। उनको तुम कंबाइन करके तीनों को तीन भी बना सकते हो, बट वी यूज टू से कि दो ही होते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो हम जो है सर्किट को समझते हैं। सही है। सो सर्किट कैन ईदर बी a series circuit or a parallel circuit, right? So, or parallel सर्किट, राइट। तो मैंने कहा कि भाई सर्किट हमारे पास या तो सीरीज सर्किट होंगे या फिर पैरेलल सर्किट होंगे, राइट। इन दोनों को तुम कंबाइन करके कंबाइन सर्किट भी बना सकते हो, बट उन पे जो रूल्स अप्लाई होंगे वो सेम अप्लाई होंगे। जो तुम सीरीज सर्किट को समझ लोगे, पैरेलल को समझ लोगे, तो उनको भी समझना आसान हो जाएगा। अच्छा जनाब, सीरीज सर्किट जो है वो तुम्हें इस तरह से दिखेगा, सही है। कि जिसके अंदर तुमने यहाँ पे लगाया हुआ है एक अदद ईएमएफ की सोर्स। अच्छा, ये भी याद रखना प्लीज कि जो हमने किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाया है वो यूजुअली या मोस्ट ऑफ द टाइम सीरीज सर्किट के अंदर अप्लाई होता है, और फर्स्ट लॉ ना पैरेलल सर्किट के अंदर अप्लाई होता है। दिस इज लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है, राइट। लाइक आप कह सकते हो, ये नहीं आपको लॉजिक पता होना चाहिए, मैं रट्टा नहीं लगवा रहा, राइट। मतलब मैंने जब हम लोग जब क्वेश्चन करते थे यूनिवर्सिटीज में और ए लेवल्स के अंदर, ए लेवल में तो खैर पता नहीं थे लॉज क्या होते हैं, तो यूनिवर्सिटी में जाके पता चला। तो इन लॉज को जो है ना जब हम अप्लाई करते थे तो हमें लाइक वाज़ेह तौर पे पता चलता था कि सीरीज सर्किट जब भी होते थे उसके अंदर सेकंड लॉ लगता था, और पैरेलल सर्किट जब भी होता था उसके अंदर फर्स्ट लॉ लगता था, सही है। सो एप्लीकेबल इन सही है। मैंने ये बता दिया कि हमारे पास जो है सीरीज सर्किट के अंदर जो है वो हमारे पास किरचॉफ का सेकंड लॉ लग रहा होता है, और पैरेलल सर्किट के अंदर किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगता है, राइट, ऑलवेज एप्लीकेबल इन पैरेलल सर्किट, राइट। कैसे होगा, क्यों होगा, वो मैं अभी बताने लगा थोड़ी देर में। पहले तो जरा सीरीज सर्किट देखो, सही है। सीरीज सर्किट के अंदर क्या हो रहा है कि भाई आपने जो एनर्जी दी हुई है थ्रू द ईएमएफ, वो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर डिवाइड हो रही है, राइट। यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, राइट। लेट्स से दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, राइट। इन पे जो वोल्टेज होगा दिस इज V1, सही है, एंड दिस इज V2, सही है, एंड दिस इज V3, right. And you can see that since this is a series circuit, so current has only one path to flow, right, and that is just ये तो आप वो मान लो, यानी कन्वेंशनल करंट मान लो, तो वो इस तरह से फ्लो करेगा, राइट। R1 से गुजरेगा, R2 से, R3 से गुजरेगा, और सबसे सेम अमाउंट में करंट गुजरेगा, राइट। इसीलिए जो है करंट तो डिवाइड ही नहीं हो रहा, जंक्शन ही नहीं आ रहा, राइट। सो फर्स्ट लॉ के लिए हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, जंक्शन रिक्वायर्ड है, राइट। फर्स्ट लॉ के लिए हमारे पास जंक्शन ही नहीं आ रहा सीरीज सर्किट के अंदर, सो नो जंक्शंस, सो नो फर्स्ट लॉ, राइट, इन द सीरीज सर्किट। सही हो गया। सेकंड लॉ के लिए हमारे पास ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस वो हमारे पास आ रहे हैं, तो इसलिए सही हो गया। हमने कहा कि भाई करंट हमारे पास सेम है,
So current in the loop या circuit remain the same, right? एक चीज हो गई। दूसरी चीज हमने कहा अब वो लगा दो किरचॉफ का सेकंड लॉ। हमने कहा कि भाई ऑल द ईएमएफ इन द सर्किट इज इक्वल्स टू ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट। सो हमने कहा कि भाई समेशन ऑफ ऑल द ईएमएफ, राइट, मस्ट बी इक्वल टू द समेशन ऑफ ऑल द पीडीज, राइट। दिस इज द लॉ, राइट, किरचॉफ का लॉ हो गया। अब समेशन ईएमएफ आपके पास एक ही सोर्स है, अगर दो सोर्सेज होती है, तीन सोर्सेज होंगी होंगी जैसे सर्किट आएगा मैं बताऊंगा, तो उसके अंदर आप उस हिसाब से लगाओगे। सो यहाँ पे हमने कहा कि भाई ईएमएफ जो कि आपके पास है वो आपके पास है V1 के अंदर वो ड्रॉप जा हो रही है, V2 के अंदर और V3 के अंदर। यानी आप जब इन तीनों के पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करोगे, सो you'll get the voltage equivalent to the EMF of the battery, राइट। सो ये हमारे पास हो गई दूसरी चीज जहाँ पे हमने किरचॉफ का लॉ लगा लिया। सही है। अगर हमने रेजिस्टेंस के लिए सॉल्व करना है तो सॉल्व फॉर रेजिस्टेंस, तो तुम्हें पता है कि सीरीज सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस जो है वो ऐड होती है, राइट। तो अगर तुमने सॉल्व करना है तो किस तरह से करोगे कि जो ईएमएफ है आपको वो क्या बता रही है कि ईएमएफ इज बेसिकली इक्वल टू द करंट इन द बैटरी, राइट, टाइम्स द combined resistance of the or your total resistance of the circuit, right। अच्छा जी। अच्छा, मैंने यहाँ पे ओम्स लॉ नहीं बताया, मैं डायरेक्ट शुरू हो गया हूँ ओम्स लॉ को रिलेट करा। और उसकी वजह ये है कि मुझे ये चीज़ लाइक अज्यूम कर रहा हूँ मैं कि आपके पास जो है ओम्स लॉ आपको थोड़ा सा आना चाहिए। ओम्स लॉ आपको ये कहता है कि आपके पास जो है, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा रिमाइंड करवाने के लिए, कि अगर आपके पास एक सर्किट है उसके अंदर कंपोनेंट है कोई भी, तो हम ये कहते हैं कि भाई हमारे पास वोल्टेज इन दैट लूप मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस कीपिंग द करंट कांस्टेंट इन दैट लूप, राइट। तो अगर वो लूप है तो उस लूप के अंदर ऑब्वियसली बात है एक ही लूप है, यानी एक ही सर्किट है, सीरीज सर्किट बेसिकली, तो उसके अंदर करंट कांस्टेंट है। जब करंट कांस्टेंट है तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, राइट। सो दिस इज द लाइक द ओम्स लॉ, राइट। इसको मैं यहाँ पे ऐड भी कर देता हूँ ताकि तुम लोग को याद रहे। ये चीज़ मुझे बतानी थी, ये अक्सर मैं भूल जाता हूँ। हम्म, इसके नीचे ऐड कर देते हैं, राइट। सो हम ये कह रहे थे कि भाई जो सर्किटरी, जो बेसिक सर्किटरी का प्रिंसिपल है वो हमारे पास ओम्स लॉ से निकल के आता है। सही है। सो हम कहते हैं कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द component is directly proportional to the resistance of the component, right, keeping the current constant in the loop, yeah, in the component, right। अच्छा जी, जिसकी हमारे पास जो रिलेशन होता है वो हमारे पास होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R एंड V इक्वल्स टू आई आर, राइट। ये हमारे पास रिलेशन होता है। लेकिन इसमें प्लीज याद रखना, बच्चे बहुत लाइक बेसिक सी गलती करते हैं, मे बी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। तो वो ये करते हैं कि भाई अगर किसी सर्किट के अंदर करंट इंक्रीज या डिक्रीज होता है ना, तो उसके अंदर वो फिर बौखला जाते हैं, राइट। मतलब जैसे कि मैंने तुम्हें ये सर्किट दिया, मैंने तुम्हें जो है ना इसके अंदर लगा दिया वेरिएबल रेजिस्टर, राइट। अब तुम वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर सकते हो, राइट। तो तुम रेजिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो जाहिर बात है करंट भी डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है उसका मतलब है करंट अब मुश्किल से फ्लो होगा, राइट।
अब वो ये बोलते हैं कि ओके, जब आपने करंट बढ़ा दिया, जब आपने रेजिस्टेंस इंक्रीज की, तो जाहिर सी बात है करंट पे भी फर्क आया और वोल्टेज भी उसकी वजह से चेंज हो रहा है। तो तीनों चीजें एक साथ चेंज हो रही है रिलेशन के अंदर, तो इस वजह से वो पागल हो जाते हैं, राइट। सो देखो प्लीज इस तरह से मत करना, राइट। इसको समझने का मतलब, अभी जब जब भी आपके सिलेबस के अंदर इस तरह की क्वेश्चन आएंगे, तो इसको समझने के दो तरीके होंगे, राइट। आप बिफोर का सिनेरियो कंसिडर करना, और आपने कंसिडर करना है आफ्टर, राइट। यू डोंट नीड टू कंसिडर ड्यूरिंग द चेंज क्या हो रहा है, यू डोंट नीड टू डू दैट, राइट। यानी कहने का मतलब ये कि लेट्स से इफ यू हैव अ सर्किट लाइक दिस, एंड देयर इज अ लाइक वेरिएबल रेजिस्टर जो कि आपने लगाया हुआ सर्किट के अंदर, राइट। तो अब लेट्स से कि बिफोर चेंजिंग एनी रेजिस्टेंस, इनिशियली उसकी रेजिस्टेंस थी 55 ओम्स, राइट। सो 55 ओम की कॉरेस्पॉन्डिंग कोई करंट गुजर रहा था, लेट्स से आई नॉट, राइट, एंड आपने ईएमएफ अप्लाई किया हुआ था, राइट। अब क्या हुआ कि नाउ यू चेंज द रेजिस्टेंस, राइट। आपने रेजिस्टेंस चेंज कर दी। अच्छा, लेट मी गिव द वैल्यू ताकि तुम्हारे लिए और आसानी हो जाए। सो जो ईएमएफ है, अगर मैं हम उसकी वैल्यू भी दे दें, लेट्स से कि ईएमएफ हैज अ वैल्यू ऑफ 10 वोल्ट्स, राइट। सो जरा मुझे करंट निकालो कि कितना आएगा इसके अंदर। 10/55 कितना आता है, कोई बच्चा बताएगा? यस। 0.18। 0.18 परफेक्ट एम्प्स, राइट। यहाँ पे इतना करंट आ रहा है। फिर हमारे पास जो है ना ईएमएफ सेम ही है 10 वोल्ट की, राइट। और मैंने ना इसकी जो रेजिस्टेंस थी वो मैंने इंक्रीज कर दिया, राइट। लेट से मैंने ना इसकी रेजिस्टेंस को इंक्रीज करके मैंने कर दिया 200 कर दिया, राइट। अब मुझे जरा बताओगे इसका इसकी वैल्यू कितनी आएगी। 0.05। आपने 10 डिवाइड बाई 200 किया होगा, है ना। यस। 10 डिवाइड बाई 200 किया, सो आपके पास आया 0.025, जीरो सर पॉइंट 0.05। 0.05, ओके, सही है एम्प्स। तो अब देखो, बिफोर आपने निकाल लिया, आफ्टर निकाल लिया, राइट। तो जब आपने बिफोर पे देखा तो रेजिस्टेंस और वोल्टेज आपके पास एक वैल्यू थी, करंट एक फिक्स अमाउंट में गुजर रहा था सर्किट के अंदर से, राइट। जो कि आपने कहा कि 0.18 है, राइट। अब जब आप अगले सर्किट के अंदर गए हो, तो अगले सर्किट के अंदर आपके पास क्या हुआ कि करंट, अब आपने ईएमएफ नहीं छेड़ा हुआ, ईएमएफ आपने सेम रखा हुआ है, राइट, यू आर नॉट चेंजिंग द ईएमएफ थ्रू आउट। तो अब आपने जब रेजिस्टेंस इंक्रीज की, तो आपका करंट डिक्रीज होता हुआ आपको दिख गया, राइट। सो आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन पता चल गया, सही है। हाँ, अगर आप जो है ईएमएफ इंक्रीज करते तो या रेजिस्टेंस इंक्रीज करते, उसकी वजह से जो भी होता है तो वो आपको पता चलता है। लेकिन आपने बिफोर और आफ्टर की चीजों को कंसिडर करना है कि पहले क्या था और अब क्या हो गया, ड्यूरिंग नहीं देखना कि आप मतलब आपने ऐसा सिनेरियो अपने जहन में नहीं बनाना कि जिससे जो है आपका VIR ये तीनों चीजें चेंज होने लगे, बस इसको अपने जहन में रखना है, राइट। अगर तो तुम्हारा जहन इस तरह से सोच रहा है कि वोल्टेज भी चेंज हो रहा है, करंट भी चेंज हो रहा है और रेजिस्टेंस भी चेंज हो रहा है एट द सेम टाइम इन द सर्किट, तो इसका मतलब है तुम गलत सोच रहे हो, राइट। तुमने उस चीज को सही करना होगा, सही। अच्छा, एक मिनट देना प्लीज। अच्छा जी, सो ये हमारे पास जो है ना, यहाँ पे तुमने इसको इस तरह से सोचना है। तो अब तुम्हारे पास जो भी सर्किट होगा, तुमने एक बिफोर का सिनेरियो बनाना है, एक आफ्टर का सिनेरियो। और याद रखना, जब भी तुम्हारे पास इक्वेशन होती है उसके अंदर कोई भी दो चीजें वेरी करती हैं एट द सेम टाइम, एक को तुम वेरी करते हो और उसकी वजह से कोई और चीज वेरी होती है, तीसरी चीज, चौथी चीज, पांचवी चीज, जितनी भी है वो सारी कांस्टेंट रहती है, राइट। तो ये कहानी सही है। सो आई होप सो ये तुम्हारे ध्यान में बैठ के होगा।
सो अब वापसी आ जाओ। अच्छा जी। सो हम बेसिकली सीरीज सर्किट के अंदर थे और हमने कहा था कि भाई हमारे पास जो है करंट जो है वो सीरीज सर्किट के अंदर सेम रह रहा है, राइट। और क्योंकि एक ही लूप है, करंट के लिए पास होने के लिए कोई और रास्ता नहीं है, राइट। और फिर हमने किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाया था कि ईएमएफ इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। और उसकी वजह से हमने एक इक्वेशन बना ली थी, राइट, जो मैंने ब्लू से लिखी हुई है। और फिर उसके बाद जो है अगर हमने रेजिस्टेंस के लिए सॉल्व करना है, रेजिस्टेंस की कंबाइंड रेजिस्टेंस की इक्वेशन बनानी है, तो उसके लिए हम काम कर लेते हैं, राइट। सो अगर मैं पूरे सर्किट पे ओम्स लॉ लगाऊंगा, सो ये इक्वेशन है, ओम्स लॉ फॉर होल सर्किट, फॉर होल सर्किट, राइट। अच्छा, फिर उसके बाद जो है हमने ओम्स लॉ लगाना है अक्रॉस ईच कंपोनेंट, राइट। सो अब याद रखना प्लीज, जब ओम्स लॉ पूरे सर्किट पे लगा रहे हो तो पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस, पूरे सर्किट के अंदर का करंट और पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस। और जब ओम्स लॉ किसी एक कंपोनेंट पे लगा रहे हो तो एक कंपोनेंट की रेजिस्टेंस, उस एक कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज और उस कंपोनेंट के थ्रू करंट, ये प्लीज तुमने ध्यान में रखना है, राइट। सो अब ये जब मैं लगाऊंगा, सो V1 इक्वल्स टू आई R1, सही है। V2 इक्वल्स टू आई R2 एंड V3 इक्वल्स टू आई R3, राइट। ये मैंने लगा लिया। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ फॉर ईच कंपोनेंट, राइट, ये मैंने लगा लिया। अच्छा जनाब, अब मेरे पास ईएमएफ की भी इक्वेशन है, V1 की भी है, V2 की भी है, V3 की भी है, सही। तो मैंने जो किरचॉफ लॉ से जो मैंने इक्वेशन ड्राइव की थी, मैं उसके अंदर इन सारी चीज़ों को लग देता हूँ, राइट। एंड प्लीज़ रिमेंबर दैट ये पेपर में आता है, राइट, कि आप इसकी इक्वेशन ड्राइव कर दो, इसकी इक्वेशन ड्राइव कर दो, सो ये आपको आना चाहिए। अच्छा, सो ईएमएफ के अंदर आपने रखा कि आई, देखो मैंने आई को डिफरेंशिएट नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास जो सीरीज सर्किट है तो करंट तो सेम रहेगा। सो चाहे वो आई यहाँ पे हो या चाहे वो आई R1 से पास हो रहा हो या R2 से पास होने वाला हो या I3 से, सब में सेम रहेगा, राइट। सो हमारे पास जो है आई R1 इज इक्वल्स टू आई R2, सॉरी गलत हो गया, आई आर टोटल इज इक्वल्स टू आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3, राइट। सो तुम आई से आई को कैंसिल कर सकते हो कॉमन लेके, राइट। सो तुम्हारे पास रह जाएगा आर टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, सही। सो ये तुम्हें पता चल गया सीरीज सर्किट की कहानी, सही। मुझे बताओ कितने बच्चों को समझ में आता है? सारे बच्चों को आया समझ में, कोई मसला? जी यस। सर। ओके। अच्छा जी, अब ये भी याद रखना कि जो सीरीज सर्किट होगा उसके अंदर जो एक कंपोनेंट होगा उसकी जो भी रेजिस्टेंस होगी और जो पूरे कंपोनेंट की रेजिस्टेंस होगी वो ज़्यादा होगी हमेशा, राइट। यानी इन सीरीज सर्किट द द combined resistance of the circuit will always greater than the individual resistance of the component। तुम में भी बोलोगे कि भाई ये क्या आप फजूल की बात बता रहे हैं, कि ऐसा तो जाहिर बात है होगा कि हम आर टोटल निकाल लें तो उसके लिए हम R1 R2 R3 को कंबाइन करें, सो ऑब्वियस सी बात है कंबाइन इफेक्ट ज़्यादा ही होता है इंडिविजुअल इफेक्ट से। सो मैंने इसको लिखा है इस वजह से कि जो पैरेलल होगा उसके अंदर इसका उलट होगा, सो दैट्स वाई मैंने इसको लिखा है। उसका दूसरी वजह
इसकी दूसरी वजह ये है लिखने की, सही है, कि हमारे पास जो है ना कभी कभार सर्किट के अंदर उसने कुछ नॉर्मल रेजिस्टेंस दी हुई होती है, रैंडम रेजिस्टेंस दी हुई होती है, राइट। और वो बोलता है कि इसकी जो है ना सर्किट बना दो कि इसका इक्विवेलेंट सर्किट किस तरह से बनेगा। तो उसके लिए ये आपको हेल्पफुल होगा, राइट। सो ये हमारे पास जो था रेजिस्टेंस की कहानी थी सीरीज सर्किट के अंदर, राइट। अच्छा, इसके बाद आ जाओ पैरेलल सर्किट को समझ लेते हैं। सो पैरेलल सर्किट का कॉन्सेप्ट अब ये होगा कि भाई हमारे पास जो है, सबसे पहले तो पैरेलल सर्किट को पहचानना सीखो कि पैरेलल सर्किट में एक कॉम्पोनेंट, एक बैटरी होती है, राइट, इस तरह से। और आपने उसके अक्रॉस मल्टीपल कंपोनेंट को कनेक्ट किया हुआ होता है, राइट। लाइक एक कंपोनेंट यहाँ से कनेक्ट हुआ हुआ है, राइट, एक और कंपोनेंट यहाँ से कनेक्ट हुआ हुआ है, राइट, एक कंपोनेंट यहाँ से कनेक्ट हुआ हुआ है, राइट, कोई कंपोनेंट यहाँ। सो हमारे पास जो है पैरेलल सर्किट जो है वो इस तरह से हमारे पास कुछ दिखता है, राइट। इसको अभी तो अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इस तरह से अजीब से बनाया है। मकसद इसका ये है कि हर कंपोनेंट जो है वो सर्किट से या बैटरी से कनेक्टेड है, और इक्वल अमाउंट में बैटरी उसको प्रोवाइड कर रही है एनर्जी, राइट। हर कंपोनेंट को इक्वल अमाउंट में, राइट। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने तुम्हें समझाया कि इस कॉन्सेप्ट यानी हर हर कंपोनेंट जो है ना वो डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है। यहाँ पे हर कंपोनेंट डायरेक्टली नहीं बैटरी से कनेक्टेड, जैसे R2 है, उस वो इसकी जो एक लेग है या एक साइड है वो R3 से कनेक्टेड है, और एक साइड जो है वो R2 से R1 से कनेक्टेड है। R1 का एक लेग जो है या एक एंड जो है वो बैटरी से कनेक्टेड है, दूसरा जो है वो R2 से कनेक्टेड है, राइट। तो ये प्रॉब्लम है। अच्छा जनाब, सो पैरेलल सर्किट हमारे पास जो है, अगर हम उसको तमीज से थोड़ा सा बनाएं तो वो आपको इस तरह से दिखेगा, लाइक दिस, राइट। सो यहाँ पे भी हमने एक अदद ईएमएफ दी हुई है, राइट। अब तुम्हें पता है कि ईएमएफ और इस केस के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सेम होंगे, राइट। क्योंकि तुमने बैटरी, जो ईएमएफ बैटरी में दी हुई है वही ईएमएफ जो है वो रेजिस्टर्स पे भी आ रही है, राइट। सो यहाँ पे भी वही ईएमएफ होगी, राइट। यहाँ पे भी वही ईएमएफ होगी, यहाँ पे भी वही ईएमएफ होगी, राइट। सो तुम्हारे पास जो एनर्जी तुमने दी हुई है यानी वोल्टेज तुमने दिया हुआ है वो वोल्टेज तुम्हारे पास सेम होगा, राइट। सो अब तुम देख पा रहे हो, और यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि तुम्हारे पास डिफरेंट जंक्शंस बन रहे हैं, राइट। और जंक्शंस का किसकी कंडीशन थी, किरचॉफ के फर्स्ट लॉ की, राइट। ये तुम्हारे पास एक जंक्शन है, राइट, ये लाइक ये तुम्हारे पास एक जंक्शन है, सही, ये दोनों एक ही जंक्शन ट्रीट होंगे, राइट। ये तुम्हारे पास दूसरा जंक्शन है, सही, जंक्शन वन, सही है, ये भी जंक्शन वन ही है, सही है, जंक्शन वन, और ये जंक्शन टू है, और ये भी तुम्हारे पास जंक्शन टू है, राइट। इसको सेपरेट जंक्शन नहीं मान के चलना, यानी सेपरेट जंक्शन तुम्हें मे भी दिख रहा होगा सेपरेट ही है, लेकिन बेसिकली सेपरेट जंक्शन तब होता है कि जब हमारे पास जो है वहाँ पे काम अलग अलग हो रहा हो, राइट। तो यहाँ पे इन दोनों जंक्शन में, यानी चाहे वो राइट साइड वाला जंक्शन हो यानी ये वाला हो या ये वाला हो, दोनों पे काम सेम हो रहा है, राइट। तो जब दोनों पे सेम काम हो रहा है तो दोनों एक आइडेंटिकल जंक्शन है, वो एक ही जंक्शन हो गया, राइट। तो एक चीज, अच्छा नीचे ये वाला कोई जंक्शन नहीं है, सॉरी, ये कोई जंक्शन नहीं है, ये कोई जंक्शन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे करंट के लिए कोई पाथ अवेलेबल नहीं है। करंट जब यहाँ से आएगा तो वो यूं ही जाएगा, यूं जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई और जगह उसके पास है नहीं जाने के लिए, राइट। तो ये दो ही जंक्शन आपके पास है, सही हो गया। अब तुम देख पा रहे हो कि इसके अंदर जो है वो ईएमएफ जो है वो डिवाइड नहीं हो रही है, सही है। सो ईएमएफ विल बी सेम, या पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, जो भी तुमको आसान है याद रखना कि ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम फॉर ईच component, राइट।
और करंट तुम्हारे पास क्या होगा, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। करंट डिस्ट्रीब्यूट एट ईच जंक्शन। अच्छा जनाब। अच्छा जी। तो अब हमारे पास सीन ये कि करंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ईच जंक्शन पे। तो ये किस तरह से समझोगे इसको, ऐसे समझ लो कि तुम्हारे पास जो है, अगर यहाँ से करंट लेट से निकल रहा है आई का, राइट। सो वो आई जो है वो इस जंक्शन पे पहुंचेगा, राइट। तो यहाँ पे चला जाएगा, सही है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होकर चले जाएगा, जिसको तुम आई वन कह सकते हो, राइट। अब और कुछ करंट आई वन हो गया, फिर कुछ यहाँ से चले जाएगा, राइट। यहाँ पे चूंकि कोई कंपोनेंट नहीं लगा हुआ, तो कुछ भी करंट डिस्ट्रीब्यूट ही होगा, कोई भी लूप वो नहीं, जंक्शन नहीं है। तो यहाँ तक अनडिस्ट्रीब्यूटेड जाएगा। फिर यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा आके, आई टू हो जाएगा। और यहाँ पे फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आई थ्री के नाम से, राइट। सो अगर तुम देखो, अच्छा मैं इसको करंट, इस करंट को मैं कह देता हूँ आई नॉट, और इसको मैं कह देता हूँ आई, सही है, ताकि हमारे पास एक प्रॉपर इक्वेशन बन सके। तो अगर हम जंक्शन वन पे देखें, सही, यहाँ से हमारे पास करंट आ रहा है आई नॉट, सही है, और वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है आई वन और आई के अंदर, राइट। और ये कहानी है जंक्शन वन एट जंक्शन वन, सही है। ये समझाने के लिए थोड़ा सा शायद कॉम्प्लिकेट हो जाए, थोड़ा सा मैं जब और आगे करूंगा तो फिर मैं इसको सिंप्लीफाई करके करूंगा, राइट, तो टेंशन नहीं लेना। तो क्या हो रहा है कि आई नॉट टोटल करंट था, वो किस चीज में डिवाइड हो रहा है, आई वन के अंदर और आई के अंदर, राइट। ये हमारे पास हुआ जंक्शन वन के अंदर। फिर जंक्शन टू अगर आप देखो, तो जंक्शन टू पे क्या हो रहा है, वो भी इसी जैसे जंक्शन बन रहा है। और उसके ऊपर आई का करंट था, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है आई टू के अंदर और आई थ्री के अंदर, राइट। सो हमने कहा कि भाई आई इज एक्चुअली getting distributed into I2 and I3, right? So now these are the two equations that we formed with the help of law, यानी Kirchhoff laws, right? Kirchhoff के करंट लॉ से, राइट। इनको लाइक मैं जनरलाइज करके एक इक्वेशन भी बना देता हूँ कि आई नॉट जो कि हमारे पास सर्किट का टोटल करंट था, सही है, वो हमारे पास किस तरह से था, आई वन। अच्छा आई की वैल्यू को अगर मैं आई में सब्स्टिट्यूट करूँ तो इट विल बी आई टू प्लस आई थ्री, राइट। सो दिस इज अ कंबाइन इक्वेशन। अच्छा जी, सही है। सो ये मेरे पास हो रही है। अच्छा, सो ये मेरे पास जो है एक इक्वेशन हो गई, जो कि मेरे पास एक जनरलाइज फॉर्म हो गया लॉ की, मैंने अलग अलग लगाया था, उसको मैंने कंबाइन करके लगा दिया, राइट। अब जो है मैं इस इक्वेशन के अंदर, ये तो मेरे पास करंट के लिए वो आ गया सिनेरियो। अब अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस के लिए सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस, सॉल्व फॉर रेजिस्टेंस, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, आई नॉट मेरे पास है टोटल करंट, तो टोटल करंट का मतलब है कि ईएमएफ ऑफ द बैटरी जो कि टोटल है, और टोटल करंट मेरे पास आई नॉट, और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आएगी मेरे पास आर टोटल, राइट। दिस इज फॉर द होल सर्किट, राइट। एक चीज, फिर उसके बाद ईएमएफ फॉर आई वन एंड आर वन, राइट। ईएमएफ को मैं वो नहीं कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा हूँ दूसरों से, क्योंकि वो सेम ही है, सही है। फिर EMF is equals to I2 and R2, and EMF is equals to I3 and R3, right? तो ये बेसिकली जो कहानी हुई, ये कहानी हो जाएगी हमारे पास उसकी क्या बोलते हैं अपना, फॉर इंडिविजुअल कंपोनेंट, इंडिविजुअल
कंपोनेंट्स, राइट। तो अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन के अंदर प्लेस करना शुरू करूँ, राइट, सब्जेक्ट में नाम बना के मुझे करना होगा, स्टेट अवे नहीं रखूंगा। सही है। सो ई एम एफ ओवर आर टोटल, तो ये हो जाएगा ई एम एफ ओवर आर टोटल इज इक्वल्स टू ई एम एफ ओवर आर वन प्लस ई एम एफ ओवर आर टू प्लस ई एम एफ ओवर आर थ्री, राइट। तो ई एम एफ से ई एम एफ तुम कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो, तो यू विल बी लेफ्ट विद आर टोटल प्लस आर वन, sorry, R total is equals to R1 plus R2, yani 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3, right? And this is the parallel combination um, of resistors, right? तो सीरीज कॉम्बिनेशन भी मैंने समझ लिया और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी मैंने समझ लिया, राइट। अच्छा, अब जो है एक चीज तुमने प्लीज याद रखनी है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर इसकी कहानी की बिल्कुल उल्टी होगी, राइट। यानी आपके पास जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा उसमें जो ओवरऑल रेजिस्टेंस या कंबाइंड रेजिस्टेंस आएगी वो छोटी आएगी। सही है। सो हम कहते हैं कि भाई इन पैरेलल द कंबाइंड रेजिस्टेंस विल बी स्मॉलर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, राइट। मे बी तुम लोग को ये बात समझ में ना आए, तो उसके लिए मैं तुम्हें तुम्हारे समझाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं तुम्हें जो है एक दो सर्किट देता हूँ, तुम उसके अंदर देखना कि ये किस तरह से हो रहा है। सही है। तो लेट्स से कि मेरे पास जो है ये दो रेजिस्टर है, राइट, और मैंने इनको कनेक्ट किया हुआ है पैरेलल के अंदर, राइट। इसकी मेरे पास 5 ओम रेजिस्टेंस है, इसकी भी 5 ओम रेजिस्टेंस है, राइट। अब जब मैं इनको पैरेलली सॉल्व करूंगा तो जो कंबाइंड रेजिस्टेंस आएगी वो मेरे पास आ जाएगी 1/R1 प्लस 1/R2, राइट। सो 1/R1 आर टोटल इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/5, so it become 2/5, right? And then तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, so you'll get R as 2.5, right? 5/2 which is 2.5, right? तो अब तुम देख पा रहे हो कि इस पूरे कॉम्बिनेशन की जो ओवरऑल रेजिस्टेंस हुई वो 2.5 की हुई, राइट, जबकि इसकी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस थी वो 5। सही। अगर मैं लाइक अलग कर दूं तो तुम क्या सोच रहे होगे कि भाई तो हमारे पास तो दोनों सेम वैल्यू है, अगर हम वैल्यू चेंज करें तो लेट्स से कि मैं तीन रेजिस्टेंस ले लेता हूँ, एक मैं ले लेता हूँ 10 ओम की, एक मैं ले लेता हूँ 100 ओम की, और एक मैं ले लेता हूँ 1000 ओम, राइट। अब अगर इसके अंदर देखें, ये मेरे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है, राइट। तो मुझे अगर टोटल कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालनी है तो 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 से मैं करूँगा, राइट। सो 1/R1 इज 10 प्लस 1/R2 इज 100 प्लस 1/R3 इज 1000। तो ये इज 1/R टोटल। कोई बच्चा अगर एक बंदा कर देगा इसको मेरे लिए सॉल्व करेगा क्या? ये हो जाएगा 100/1000, तो ये हो जाएगा 10/1000, राइट। ये हो जाएगा 1/1000, राइट। तो ये हो जाएगा 1/1000 is equals to 1/R total, right? So R total will be 1000 divided by 1 1 and 1। तो इससे कितनी वैल्यू आएगी? यस, एनीबडी, 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 एनीबडी? यस, कोई बच्चा? 9 आ रही है।
9 आ रही है, परफेक्ट। 9.09 करके कुछ आनी चाहिए मेरे ख्याल से, है ना? ऐसे ही आएगी ना? सर यही आ रही है। है ना? ये रट्टा लगाया हुआ है आपके भाई ने। तो खैर, 9.09, सही। और ये आ गई ओम्स, राइट? अब तुम देख पा रहे हो, अब तुम देख पा रहे हो कि तुम्हारे पास जो सबसे छोटी रेजिस्टेंस है 10 ओम की, जो कंबाइंड रेजिस्टेंस आ रही है वो उससे भी छोटी आ रही है, राइट? तो ये तुम अपने जहन में कॉन्सेप्ट बिठा लो। सही हो गया। तो ये सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट की कहानी थी। अच्छा, याद रखना कि सीरीज सर्किट को जो है ना हम क्या भी कहते हैं, पोटेंशियल डिवाइडर भी कहते हैं। सही है। ऑल्सो नोन एज पोटेंशियल डिवाइडर। सही, क्योंकि ये क्या कर रहा है, वोल्टेज को डिवाइड कर रहा है। और यहाँ पे क्या होता है, जो करंट वाला है यानी पैरेलल सर्किट है, वो उसको हम याद रखते हैं ऑल्सो नोन एज करंट डिवाइडर, राइट? ऑल्सो नोन एज करंट डिवाइडर, राइट? ये सर्किट के नाम है। सही हो गया। अच्छा, अगर तो प्योरली पोटेंशियल डिवाइडर है, राइट, तो उसके लिए तुम पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला तुम्हें याद होगा। सही है। तो वो तुम्हारे पास वोल्टेज, मैं सर्किट बना लेता हूँ उस हिसाब से मैं समझाऊंगा कि लेट से मेरे पास ये सर्किट है। तो ये, और ये मेरे पास है वी इनपुट, राइट? तो अच्छा जी, और ये मेरे पास है R1, ये मेरे पास है R2। सही है। तो अब जो फॉर्मूला बनेगा, अगर तुम्हें R1 के क्रॉस काम करो, सही है, तो इफ यू आर टेकिंग द मेजरमेंट अक्रॉस R1, तो हमारे पास हो जाएगा V out, this is the V out, right? And that will be equal to R1, R1 plus R2, right? Times V input, right? This is basically the simple cross multiplication, right? अगर तुम्हें लॉजिक समझ में आती है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट? यानी तुम कहते हो कि भाई जो टोटल वोल्टेज है, यानी जो टोटल वोल्टेज है जो कि इनपुट वोल्टेज है तुम्हारे पास, तो ये इनपुट वोल्टेज बेसिकली सर्व कर रहा है टोटल रेजिस्टेंस को, R1 और R2 दोनों को सर्व कर रहा है, राइट? सो जो भी वोल्टेज होगी किसी भी एक कंपोनेंट की, वो किस तरह से होगी, तुमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाई है, राइट? ये कहानी है, बिल्कुल सिंपल सी, इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है। सही है। तो ये लॉजिकली अगर सोचो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये फॉर्मूला आता है। सही है। तो अगर जो तुम इसके लिए R1 के लिए काम करोगे चलिए तो हो वापस जाएगा, समझा देंगे। क्या जी लॉजिक इसकी? Sir, the thing, the equation R1 is equal to R1 plus R2. ये वाली? Yes, sir. अ, अबे इसका रट्टा लगाना है भाई, तो समझना कुछ नहीं। Okay, sir. देखो, इसमें इसमें मतलब मैं क्या ये वैल्यूज बताऊं कि R1 R2 R3 क्या होने चाहिए, ये बताऊं या लाइक समझाऊंगा इसमें? सर बस रटे लगाना है इक्वेशन को, आई थॉट कि इसका कॉन्सेप्ट होगा। नहीं देखो, इसमें कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट समझना है तो कॉन्सेप्ट है इसका बेसिकली, लेकिन वो मैं इससे बताना नहीं चाह रहा कि मे बी आप उसको कंफ्यूज करो। लेकिन देखो, कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो पूरी इक्वेशन मैंने बनाई है ये ओम्स लॉ से बनाई है। किस तरह से? सुन लो कि अगर तो मेरे पास पूरे सर्किट के लिए मैं काम करूं, फॉर ऑल सर्किट, राइट, तो ओम्स लॉ मैं लगाऊंगा। सही है। तो ओम लॉ मेरे पास क्या होगा, टोटल सर्किट है तो टोटल सर्किट के लिए मेरे पास जो टोटल इनपुट वोल्टेज है वो अवेलेबल है मेरे पास वी इनपुट की फॉर्म में, आई अवेलेबल है आई की फॉर्म में, और आर है वो बेसिकली R1 प्लस R2 की फॉर्म में, राइट? क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस मुझे लेनी है, टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट के अंदर ऐड होती है, तो R1 R2 आ गया एडिशन के बाद, राइट? अब ले इतना समझ लो। ये मेरे पास हो गई एक इक्वेशन। सही है।
दूसरी इक्वेशन मैं बनाऊंगा उस कंपोनेंट के अक्रॉस कि जिसकी मुझे काम करना है, राइट। तो ओम्स लॉ अक्रॉस द डिजायर कंपोनेंट, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, वी आउट, जिसको हम कह रहे हैं कि आउटपुट वहीं पे आएगा जहाँ पे जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, राइट। सो वी आउट इज इक्वल टू आई। सही, अब चूंकि करंट सर्किट के अंदर सेम है, सीरीज सर्किट है, राइट, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट डिफरेंशिएटिंग आई, राइट। और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा आर वन, क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट आर वन राइट नाउ। सही है। तो अब हम दोनों इक्वेशन से आई को सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो पहली वाली से अगर आई को सब्जेक्ट बनाएंगे, सो वी इनपुट डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू बचेगा। दूसरी वाली से अगर सब्जेक्ट बनाएंगे, तो वी आउटपुट डिवाइडेड बाय आर वन बचेगा, राइट। मैंने दोनों से सब्जेक्ट बना के इक्वेट कर दिए, राइट। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस बिकम आर वन ओवर आर वन प्लस आर टू, राइट, टाइम्स वी इनपुट, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू वी आउटपुट, राइट। इसका ये कॉन्सेप्ट है, सही, कि इस तरीके से हमने इसको ड्राइव किया। एक तो ये चीज है जो कि आप अगर डेरिवेशन समझना चाह रहे हो तो आपने इस तरह से समझ लिया, राइट। दूसरी चीज कि इसके अंदर हमारे पास अ, जो आर वन और आर टू की प्लेसमेंट है वो किस तरह से होगी, वो मुझे भी बतानी है, सही है। तो वो, अच्छा, अब जो है अगर तो तुमने आर वन और आर टू आर थ्री की प्लेसमेंट समझनी है तो उसको समझ लो, राइट। सो अब जैसे मैंने ये काम किया आर वन के अक्रॉस, अब मुझे जब आर टू के अक्रॉस काम करना है तो मेरे पास जो है आर टू की रेजिस्टेंस ऊपर आनी चाहिए, राइट। लेकिन बच्चे कंफ्यूज कहाँ पे हो जाते हैं, लेट्स से कि मेरे पास सर्किट आया हुआ है इस तरह का, तीन रेजिस्टेंस दे दिए, राइट। और मुझे उसने बोला है कि इन दो के बीच में मुझे आउटपुट निकाल दो, यहाँ पे मुझे आउटपुट निकाल दो, राइट। और ये मेरे पास इनपुट है। तो अब मेरे भाई उसी हिसाब से आपने इक्वेशन ड्राइव करनी है, इक्वेशन बनानी है, सही। जिन रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप काम कर रहे हो वो ऊपर आएगी, हमेशा न्यूमरेटर में आएगी, राइट। सो वी आउटपुट, राइट, इज इक्वल टू, अब ये लेट्स से अगर आर वन है, ये आर टू है और ये आर थ्री है, सो ऊपर आपके पास क्या आएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ आर वन और आर टू, राइट, बिकॉज यू आर वर्किंग अक्रॉस आर वन एंड आर टू बोथ, राइट। एंड नीचे आपके पास आ जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, राइट, एंड मल्टीप्लाई बाय वी इनपुट, राइट। अब्दुल्ला प्रो समझ रहे हो, हाँ ना बोलो प्लीज। Yes, sir. सही हो गया। हाँ, अगर अब आप आर थ्री के लिए कर रहे हो देन आपके पास जो इक्वेशन बनेगी सिर्फ न्यूमरेटर के अंदर आर थ्री आ जाएगा, आर वन आर टू और आर थ्री फिर नीचे आ जाएंगे, राइट। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है कि आपने प्लेसमेंट किस तरह से करनी है, राइट। और डेरिवेशन भी मैंने बता दी, क्लियर हो गया। पोटेंशियल डिवाइडर समझ में आ गया, Yes, sir. ओके। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो करंट डिवाइडर को समझ लेते हैं। करंट डिवाइडर का भी हमारे पास इसी तरह से, जिस तरह से पोटेंशियल डिवाइडर का एक फॉर्मूला है, करंट डिवाइडर के भी फॉर्मूला होता है, राइट। और उसके फॉर्मूले को अगर हम देखें तो वो हमारे पास इस तरह से होता है, लेकिन उसका थोड़ा सा उल्टा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ऑल्दो potential divider is actually in the syllabus by name and by these formulas, right? But current dividers are not, like not by name and neither by formula, right? वो आपको सिर्फ लॉजिक से सॉल्व करना होगा पैरेलल सर्किट की, right? मैं बता देता हूँ, अगर तुम में से किसी को समझ में आ गया वेल एंड गुड, तुम मुझसे भी सॉल्व करोगे, तुम्हें सही मार्क मिल जाएंगे। और अगर नहीं आया देन नो प्रॉब्लम, सिंपल लॉजिक से सॉल्व करोगे, v इक्वल्स टू आई आर लगा के, तो उससे भी तुम्हें मार्क मिल जाएंगे, राइट। सो लेट्स से दिस इज द सर्किट एंड यहाँ पे मेरे पास क्या है, ईएमएफ है, राइट। वोल्टेज यहाँ पे भी ईएमएफ के बराबर होगा और यहाँ पे भी ईएमएफ के बराबर होगा। एंड वी नो, लेट्स से दिस इज आर वन एंड आर टू, राइट। अच्छा, तो अब इसमें अगर जो है
वो मैं, जाहिर बात है इसमें वोल्टेज तो डिवाइड नहीं हो रहा, राइट, तो इसके लिए इसमें वोल्टेज की वी इन वी आउट की इक्वेशन नहीं बना सकते हम, राइट, वोल्टेज कांस्टेंट है। इसमें करंट डिवाइड हो रहा है, तो इसके लिए हम करंट की इक्वेशन बनाएंगे। तो हम कहेंगे कि भाई हमारे पास जो आई है, यानी जो आई आउटपुट, आई आउटपुट बोले तो आई अक्रॉस एनी वन रेजिस्टर जिसके लिए भी हम काम करें, आउटपुट, राइट। तो हमारे पास आर वन ओवर आर वन प्लस आर टू टाइम्स आई इनपुट। तो ये, इसके अंदर प्लीज एक चीज समझना प्लीज, देखो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस आपने न्यूमरेटर के अंदर रखी है, उसके अगेंस्ट वाली रेजिस्टेंस का आपको आउटपुट मिलेगा। यानी अगर आपने आर वन ऊपर रखी हुई है, सो करंट आपको आर टू के क्रॉस मिलेगा, राइट। दिस आउटपुट विल बी द करंट अक्रॉस, सॉरी करंट थ्रू थ्रू आर टू, राइट। तो ये आउटपुट जो है वो आर टू के क्रॉस आपको मिलेगा। बस इसको प्लीज आपने याद रखना है कि इसके अंदर जो न्यूमरेटर है वो डायरेक्टली आपको आउटपुट के बारे में नहीं बताएगा, बल्कि ऑपोजिट वाले के आउटपुट के बारे में बताएगा, राइट। तो और इसको अगर आपने सॉल्व करना है कि ये क्यों इस तरह से हो रहा है, क्या कहानी है, तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो जिस तरह से हमने इसको सॉल्व किया था। दो इक्वेशन बनाई थी और दो इक्वेशन बना के हमने इसको सॉल्व किया था, राइट। लेट्स से लेट्स जस्ट सॉल्व इट, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी लेकिन इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये कि अगर है मेरे पास लेट्स से टोटल के लिए, अगर मैं पूरे सर्किट के लिए काम करूं तो ओम्स लॉ में लगा रहा हूँ, ओम्स लॉ फॉर होल सर्किट, राइट। तो उसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ईएमएफ, जो कि हम हमारे पास आउट इनपुट है, वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज, राइट, और करंट जो कि पूरे सर्किट के अंदर फ्लो कर रहे हैं, राइट। एंड लेट्स से दिस इज द करंट आई दैट इज फ्लोइंग थ्रू आउट द सर्किट, एंड दिस इज द करंट आई वन, एंड दिस इज द करंट आई टू, राइट। या तुम इसको बस आई वन आई टू के फॉर्म में कह देते हैं, राइट। अच्छा, तो हमारे पास फिर जो इक्वेशन बनेगी वो भी आई वन आई टू की फॉर्म में बनेगी, आई वन आई टू या आई की फॉर्म में बनेगी, आई इनपुट आउटपुट नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास आई आ रहा है, टाइम। अब मेरे पास चूंकि पैरेलल सर्किट है, तो पैरेलल सर्किट के लिए कंबाइंड रेजिस्टेंस हमारे पास आएगी वन ओवर आर टोटल इज इक्वल टू वन ओवर आर वन प्लस वन ओवर आर टू, राइट। और अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो यहाँ पे आ जाएगा आर टू, यहाँ पे आ जाएगा आर वन, राइट, डिनोमिनेटर में आ जाएगा आर वन टाइम्स आर टू, राइट। मैंने सिर्फ एलसीएम दिया, और आर टोटल की मेरे पास बन जाएगी आर वन प्लस, सॉरी, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूँ तो आर वन आर टू डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू, राइट। ये मेरे पास कंबाइंड रेजिस्टेंस आ गई। तो ये, तो इसकी कंबाइंड रेजिस्टेंस को मैंने यहाँ पे रख दिया, आर वन डॉट आर टू ओवर आर वन प्लस आर टू, राइट। ये मेरे पास हो गया ओम्स लॉ फॉर होल सर्किट, राइट। फिर ओम्स लॉ क्रॉस डिजायर कंपोनेंट अगर मैं लगाऊं तो ओम्स लॉ across the desired component, right। so let's say मेरा डिजायर कंपोनेंट है आर वन, राइट। मैं चाह रहा हूँ कि मैं आर वन के लिए काम करूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि ईएमएफ हमारे पास सेम ही रहेगी, क्योंकि जो वोल्टेज है वो तो सेम ही रहेगा, राइट। तो ईएमएफ हमने लगाई, वो सेम आ गई, राइट। करंट है आर वन के थ्रू कौन सा गुजर रहा है, आई वन, तो हमने लगा दिया आई वन। और रेजिस्टर जो है वो है हमारे पास आर वन की, राइट। अब अगर हम इनको इक्वेट करें तो हमारे पास रहेगा पहली वाली जो आ जाएगी वो आ जाएगी मेरे पास ये आई टाइम्स आर वन, राइट, इज इक्वल्स टू
सॉरी गलत हो गया, पहले ऊपर वाली चीज लिखनी ना, R1 डॉट R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू I1 टाइम्स R1, राइट। So you can cancel R1 and R1 with each other। तो अब देखो तुम्हारे पास क्या आ रहा है कि जब तुम काम करना चाह रहे हो I1 के लिए, तो तुम्हारे पास न्यूमरेटर में किसकी रेजिस्टेंस बाय डिफॉल्ट बच रही है, R2 बच रही है रेजिस्टेंस बाय डिफॉल्ट, राइट, और डिनोमिनेटर में R1 प्लस R2 आ रही है, राइट, एंड दिस इज बाय डिफॉल्ट, राइट। मतलब जब हमने सिंप्लीफिकेशन किया, तो हमारे पास हम R1 के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा था उसके लिए काम करना चाह रहे थे, लेकिन उसकी रेजिस्टेंस ही कैंसिल हो गई, राइट, और हमारे पास R2 की रह गई, सही। सो दिस इज लाइक अ बिट कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट, राइट। तो इस वजह से जो है ना, शायद उन्होंने सिलेबस में उसको ऐड नहीं किया हुआ, वो सिंपल जनरल कॉन्सेप्ट इसको लेके चलते हैं, लाइक वैल्यूज दी हुई होती है और आप डायरेक्ट डायरेक्ट उसको यूज करते हो, राइट। सो अगर तुम्हें लाइक करंट डिवाइडर का कॉन्सेप्ट समझ में आया, वेल एंड गुड, नहीं समझ में आया तो प्लीज टेंशन मत लेना, राइट। अच्छा, अब मुझे बताओ कि आगे पढ़ने की हिम्मत है, मुझे थोड़ी सी एक चीज और करवानी, 5-10 मिनट की, अगर हिम्मत है तो मुझे बताओ, नहीं तो फिर उसको कल करेंगे। यस, नहीं सर, बिल्कुल। चलो कल कर ले, चलो डन हो गया। आई हैव टू गो समवेयर, अबे जहाँ जाना है वो भी तो बताना भाई। पिछली क्लासेस में जो है ना, हमने किरचॉफ लॉज देख लिए थे, और उनके हिसाब से हमने सीरीज और पैरेलल सर्किट देख लिए थे, राइट। अच्छा, अब हमने पहले तो ये काम करना है कि अगर रेजिस्टेंस हमारे पास आएगी तो हमने उनको किस तरीके से सॉल्व करना है, पहली चीज। दूसरी चीज कि हमारे पास जो है, अगर रेजिस्टेंस दी हुई होगी तो उससे सर्किट कैसे बनाना है, ये दो चीज़ हमने देखनी है। फिर तीसरी चीज़, अगर हमें कोई सर्किट दिया हुआ है तो उसको हमने सॉल्व किस तरह से करना है। पहले तो ये तीन चीज़ें देखेंगे, इन तीन चीज़ों के बाद जो है ये चैप्टर तकरीबन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा पावर का कॉन्सेप्ट है वो देखे फिर वो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद एक क्लास में मैंने कॉम्प्लिकेटेड सर्किट करवाने हैं, वो बड़े अजीब से गंदे से सर्किट होते हैं, वो अलग ही आते हैं, सही। वो मैंने अलग ही कंपाइल किए हैं, तो मैं अलग से तुम लोग को दूंगा, सही है। तो पहले तो आ जाओ जरा इसकी कहानी देखते हैं। तो अच्छा, याद रखना कि अगर तुम्हारे पास जो है पैरेलल या सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर पैरेलल आ जाए, देन यू हैव टू सॉल्व द पैरेलल फर्स्ट, तो फिर और बाद में सीरीज करना होगा, राइट। और अगर सीरीज और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर सीरीज आ जाए तो फिर सीरीज को पहले सॉल्व करना होगा, पैरेलल को बाद में करना होगा, राइट। यानी बिल्कुल बेसिक सी चीज है, सही है। उसी से जो है ना रिलेटेड फिर आगे की चीजें तुम सॉल्व कर पाओगे, राइट। यानी इफ पैरेलल कॉम्बिनेशन comes in comes in series, सही है, देन सॉल्व पैरेलल combination first and the resultant would be in series with the next component, with the next component। अच्छा, ये मैंने फारसी जो नाम दिए, जरा इसको समझ भी लो कि अगर मैं कह रहा हूँ कि इफ देयर इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन इन सीरीज, सो लेट्स से ये एक रेजिस्टर है, राइट, एंड इस रेजिस्टर के सीरीज में एक पैरेलल कॉम्बिनेशन तुमने लगा रखा है, लाइक दिस, राइट, सही है। तो ये अगर तुम्हें कॉम्बिनेशन मैंने दे दिया कि अगर तुम्हारे पास एक सीरीज सर्किट है, अब ये देखो ये सीरीज चल रही है पूरी और उसके अंदर बीच में एक पैरेलल आ रहा है, राइट।
तो उसके अंदर पहले तुम्हें क्या करना होगा, पैरेलल को पहले सॉल्व करना होगा। इसको सॉल्व फर्स्ट, राइट। और फिर उसके बाद जो है, मतलब जो भी इसका सॉल्यूशन होगा उसको फिर सीरीज के अंदर तुम्हें सॉल्व करना होगा, राइट। तो अब लेट से मैं इसकी वैल्यूज दे देता हूँ ताकि हम समझ सकें इसको। लेट से सारे रेजिस्टर्स जो है वो 5 ओम के, ये भी 5 का, ये भी 5 का, और ये भी 5 का, राइट। तो अब क्या करोगे, पहले तुम पैरेलल को सॉल्व करोगे क्योंकि पैरेलल सीरीज के अंदर आ रहा है, राइट। तो जब तुम पैरेलल को सॉल्व करोगे तो वन, तुम्हें पता है कि 1/, रेसिप्रोकल सम होता है, सही है। So 1/5 plus 1/5, right? And that would be 2/5, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, so you'll get 5/2, that is 2.5 actually, right? So you'll get 2.5, right? अच्छा जी। तो अब जब तुमने 2.5 निकाल लिया, नाउ योर सर्किट लुक्स लाइक दिस। तो ये सीरीज में पहले से था, जो पैरेलल था उसको तुमने सॉल्व कर लिया, तो अब वो सॉल्व होके एक छोटा सा सीरीज सर्किट आ गया, राइट। सो ये हो गया आपके पास लाइक दिस। नाउ सिंप्लीफाई कर लो इसको ऐड करके, सो ये हो जाएगा आपके पास 5 ओम का एक रिजल्टेंट आपके पास है, 7.5 का आपके पास एक रिजल्ट आ जाएगा, राइट। बच्चे समझ पा रहे हो, कोई मसला किसी को? No, sir. परफेक्ट। अब इसी का उल्टा भी हो सकता है, सही है। सो इसका उल्टा किस तरह से होगा कि इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और मैं उसमें करेक्शन कर देता हूँ कि अगर मेरे पास जो है ना सीरीज कॉम्बिनेशन जो है वो पैरेलल सर्किट के अंदर आ जाए, तो उसको जो है ना वो मैं फिर उसी तरह से सॉल्व करूंगा, राइट। सो कहानी कुछ यूँ है कि अरे, सो कहानी if a series combination comes in parallel parallel, then solve the series first, say first, and resultant would be in parallel with next component, right? यानी यानी इस तरह से सो लेट्स से ये एक सर्किट था, एक रेजिस्टर है और दूसरा तुमने पैरेलल में दो लगा दी, राइट। तो अब क्या होगा, क्या हो गया कि दिस इज द पैरेलल, मतलब क्योंकि यहाँ पे जंक्शन आ रहा है, राइट। और पैरेलल के अंदर सीरीज आ रहा है, नाउ यू हैव टू सॉल्व द सीरीज फर्स्ट, और फिर तुमने उसके बाद पैरेलल सॉल्व करना होगा, राइट। सो अब लेट्स से मैं सबकी रेजिस्टेंस तुम्हें दे देता हूँ 5 5 की, सही है। सो अब अगर तुम सॉल्व करोगे तो तुमने सीरीज को पहले सॉल्व करना है। तो 5 + 5 10। तो ये आ गया सिंप्लीफाई होके आपका सर्किट लाइक दिस। तो दिस इज 5 एंड दिस इज 10, राइट। अब आप जो है इसको पैरेलल को सॉल्व कर लो। पैरेलल को तुम्हें पता है रेसिप्रोकल सम होता है। तो 1/5 प्लस 3/10, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 10/3। तो 10/3 दैट इज इक्वल टू 3.33, राइट। बच्चों समझ पाए हो, कोई मसला किसी को, एनी प्रॉब्लम? अच्छा जी, चलो अगर नहीं है तो अब जरा मैं गंदा सा सर्किट बना रहा हूँ, इसको जरा मुझे सॉल्व करके दो। सर वो ऊपर वाला स्टेटमेंट दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं, ये वाला। जी सही है, बस सही होगा। सही, चलो। अच्छा जी,
अच्छा जनाब, और क्या करें? तुम्हारी जिंदगी खराब करने के लिए ना यहाँ पे भी लगा देते हैं, तो ये लो, ये दो लगा दे इधर, ये लगा दे इधर, सही है। ये सर्किट हमारा बन गया अल्लाह के फजल से। सो दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। चलो ये ले लेता हूँ तुम लोग के आसानी के लिए। सर आप रेजिस्टेंस को लेवल कर लेंगे। जी भाई, दोबारा बोलेगी प्लीज। मैं कह रही हूँ रेजिस्टर्स को लेबल कर लें ताकि थोड़ा बोलने में आसानी हो जाए कि कौन सा पैरेलल है कौन सा वो है बेटा सीरीज। बोलना नहीं है, सॉल्व करना है आप लोगों ने। चलो जैसे आप कहो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम ओ पी क्यू आर एस टी यू वी। अच्छा थोड़े से रह गए थे। ओके। तो ये आपका आ गया सर्किट, सही है। अच्छा मान लो कि जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है वो है तुम्हारे पास 5 ओम, राइट, सबकी। तुमने इसको सॉल्व करना है, मुझे आंसर बताना है। तुम्हें 5 मिनट या 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, खुद ही सॉल्व करो। मैंने तुम्हें रूल बता दिया हुआ है, सही है। मैंने तुम्हें ये 2 रूल बताए, सही है। क्या रूल बताया कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज के अंदर आ जाए, तुम्हें पैरेलल पहले सॉल्व करना है, फिर उसके बाद वो सीरीज में हो जाएगा, उसको बाद में सॉल्व करना है, राइट। और अगर तुम्हारे पास इसका उल्टा हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल में आ जाए, तो तुमने पहले पैरेलल को सॉल्व करना है, पहले सीरीज को सॉल्व करना है, बाद में पैरेलल बनाना है, राइट। ये मैंने 2 रूल बताने, ये 2 रूल तुमने यहाँ पे अप्लाई करना है। ऑल दो इतना गंदा सर्किट पेपर में नहीं आता, बस सिर्फ ये जो 2 रूल मैंने बताए, मैं सिर्फ तुम्हें इसकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे वो कर रहा हूँ, अप्लाई करवाना चाह रहा हूँ। क्योंकि ये वाले जो 2 रूल हैं, अगर तुम ये समझ लोगे तो तुम्हारे पास जो है ना, लाइक ये समझ में आ जाएगा तुम्हें, राइट। तो तुम जरा 5 मिनट लो और मुझे 5 मिनट लेके जो है ना, ये जरा इसका आंसर बताओ कि तुम लोग के पास क्या क्या आ रहा है, राइट। एंड मुझे मुझे पक्का यकीन है कि तुम में से किसी को भी आंसर मैच नहीं करेगा। जरा करके दिखाओ जरा प्लीज। तो 3 बच्चों का ही आ रहा है और एक बच्चा फंस गया बेचारा। चलो फिर अब आ जाओ, सॉल्व करते हैं मिलके। देखो सबसे पहले तो तुम्हें ये दिख रहा होगा कि तुम्हारे पास सीरीज कौन से पैरेलल कौन से, राइट। सबसे पहले अगर मैं तुम्हें सीरीज को हाईलाइट करूं, ये तुम्हारे पास सीरीज में, 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 ये जो सीढ़ी बनी हुई है तुम्हारे पास सीरीज में, राइट। और ये जितने भी सीरीज मैंने हाईलाइट किए हैं बेसिकली किसी और के साथ पैरेलल में बने हुए हैं, क्योंकि आगे तुम्हें उनका जंक्शन दिख पा रहा है, राइट। तो इसका मतलब है तुमने सबसे पहले इनको सॉल्व करना है, सीरीज को पहले, बिकॉज दे आर इन पैरेलल विद ईच अदर, राइट। तो पहले तो इनको सॉल्व कर लो। तो ए बी का जो पैरेलल होगा, ए बी का जो सीरीज होगा, वो हो जाएगा 10, राइट। और अच्छा मैं ना इसी इसी सर्किट को मैं कॉपी पेस्ट करते जाता हूँ, 1 मिनट। तो कॉपी और पेस्ट, सही है। सो ए बी को जब हम सीरीज में सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 हो जाएगा, राइट। सो ये ए बी हो गया। सी डी हमारे पास हो जाएगा 10 हो जाएगा, राइट, सी डी। और ये हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, राइट, ई एफ, राइट। और आई जे भी हमारा हो जाएगा 10, राइट, आई जे। और ये भी हमारे पास हो जाएगा, तो थोड़ा सा यू बना देते हैं, 10, राइट। ये कौन सा था? एम और ओ, सही है, एम प्लस ओ, राइट। अच्छा जी, ये जितने भी ये सारे हमने सीरीज के अंदर निपटा लिए। अब जरा जो हमारे पास बच रहा है, अब इसको, अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन आ रहा है, पैरेलल देखते हैं कि भाई पैरेलल कौन कौन से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो कॉपी एंड इस तरह के ना सर्किट तुम्हें यूनिवर्सिटी में जाके मिलेंगे। अच्छा जी, अब अगर तुम देखो तो तुम्हारे पास जो है ये आपस में पैरेलल में, राइट। और ये आपस में पैरेलल में,
राइट, और ये आपस में पैरेलल में, जिनको तुम स्ट्रेट अवे सॉल्व कर सकते हो, राइट। बाकी जो है, अच्छा, और ये आपस में पैरेलल में, राइट। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे। अगर तुम अगर तुम इस सर्किट को, मतलब इसके जॉइंट को इस तरह से कर लो, तो कोई मसला की बात नहीं है, राइट। बिकॉज यहाँ से तुम ज्वाइन करो या यहाँ से ज्वाइन करो, कोई फर्क तब तक नहीं पड़ेगा जब तक बीच में कॉम्पोनेंट ना हो, राइट। तो कोई कॉम्पोनेंट नहीं था तो बेसिकली इस तरह से दिखना चाहिए था। मैं सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए मैंने टेढ़ा कर दिया था, राइट, और तुम बिल्कुल ही टेंशन में आ गए। तो क्या था ये, ई एफ, राइट। अब तुम्हारे पास ये दो हैं, तुम इन दो को पैरेलल के अंदर सॉल्व कर लो। और तुम्हारे पास ये दो हैं, इन दो को पैरेलल में सॉल्व करो, इन दो को पैरेलल में सॉल्व करो, और इन दो को पैरेलल में सॉल्व करो, राइट। तो जब हम ऊपर ये इन दो को पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो दिस बिकम 1/10 प्लस 1/10 2/10 10/2 5, राइट। सो ये हमारे पास हो गया 5, राइट। सो दिस इज 5, सही। अच्छा, मैं उधर ही बना देता हूँ। तो बेसिकली ये पूरी चीज सिंप्लीफाई होकर आपके पास आ गई 5, राइट। अच्छा जनाब, नाउ ये वाला जो कॉम्बिनेशन अगर तुम देखो तो ये 5 है, ये 10 है। सो 1/5 प्लस 1/10, तो 2/10 3/10 10/3 3.333, राइट। सो दिस बिकम वन सर्किट विद 10/3। मैं 10/3 लिखता हूँ, अभी कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। वो तुम लोग को समझ में आ रही है, कैलकुलेशन समझ में आ रही है ना? मैं बोल बोल के करूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ। यस, किसी को प्रॉब्लम है? कासिम भैया बोलो जरा प्लीज। कासिम, नहीं समझ में सर, आ रही है? समझ गए। जी परफेक्ट। सर। अच्छा जी, इसको देखो तो ये 5 है, ये भी 5 है। 1/5 प्लस 1/5 2/5, राइट। ऐसे बरोबर करोगे 5/2 2.5, राइट। तो ये 5/2 हम इसको लिख लेते हैं, राइट। सो दिस बिकम 5/2, राइट। अच्छा, इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो ये 5 थी, नीचे वाली 10 थी, तो 10/3 होनी चाहिए, जैसे हमने पिछले वाले में सॉल्व किया था। सही है। सो दिस बिकम 10/3, राइट। तो ये हमारे पास एक और स्टेप हो गया। अब तुम देख पा रहे हो कि तुम्हारे पास जो है ये तीनों सीरीज के अंदर आ गए, राइट। ये दोनों सीरीज के अंदर आ गए, राइट। और ये अभी भी ऊपर वाले से कोई पैरेलल में, तो इस तरह से अभी हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो अगर जो है कॉपी और पेस्ट। अच्छा जी, तो अब तुम्हारे पास ये तीनों सीरीज के अंदर है, तो ये 5 है, ये 10/3 है, और ये 5/2 है, राइट। तो 5 प्लस 10/3 प्लस 5/2, राइट। तो अगर तुम इसको ऐड करोगे से हो जाएगा 15/3, ये हो जाएगा 25/3 प्लस 5/2, सही है। और ये हो जाएगा 3 सा, और ये हो जाएगा 2 सा, तो ये हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा 15, तो 65/3, राइट। अच्छा जनाब, सो ये हमारे पास इसी कॉम्बिनेशन आ गई, राइट। प्लीज ऐड करके भी देख लो, इतना आ रहा है। 5 प्लस 10/3 प्लस 5/2 करो, कितना आ रहा है? यस। सर डिनोमिनेटर को भी नहीं मल्टीप्लाई करना? 3 into 2 2 into 3। सॉरी, यस यस 6 होगा ना वो। सही आ रहा है, इतना आ रहा है। ऐड करे कोई बच्चा प्लीज। 5 प्लस 10/3 प्लस 5/2 सीरीज के अंदर है। आंसर नहीं यार। इतना ही आ रहा है, परफेक्ट, सही है। और देखो प्लीज, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि जंक्शन है, जंक्शन नहीं, यहाँ पे कोई और बात नहीं है। सो ये सीरीज के अंदर है, राइट। अच्छा, ये हमारे पास हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। सो जब ये सिंप्लीफाई हुआ तो ये पूरा कट पिट के जो है आपके पास अम, सिर्फ एक कॉम्बिनेशन रह जाएगा विद वन रेजिस्टर, राइट, एंड दैट वुड बी 65/6, राइट। एंड ये देख लो तुम, ये तुम्हारे पास पैरेलल के सीरीज के अंदर आ रहा है, सही। अगेन यहाँ पे कोई जंक्शन नहीं है, राइट। तो अगर तुम इसको सॉल्व करोगे, सो 5 प्लस 10/3 इंटू 3 डिवाइड बाई 3, सो 15 25/3, राइट। तो ये तुम्हारे पास सिंप्लीफाई हो गया, आ जाएगा 25/3, right? Now you can see that okay, these two are in parallel.
तो यू हैव टू सॉल्व देम। तो अगर तुम इनको पैरेलल के अंदर सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 10, अच्छा सॉरी 1/10, सही है, प्लस 3/25, राइट। तो इसको सॉल्व कर लो, 5 और 2 सही है। सो 5/50 प्लस 6/50, 50/11 सही हो गया। अबे भाई, तो 50/11, right? So now this simplifies to 50/11, this whole thing। यहाँ पे आपके पास b लगा हुआ है, सही है। So this is 50/11, right? Now this thing is they are in series and 65/6 ये पैरेलल के अंदर है, right? तो सीरीज के अंदर है, तुम अगर इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास ये बनेगा, अच्छा जनाब, 50/11 सही है, प्लस 5 इसको मल्टीप्लाई बाई 11 कर देते हैं, ये भी 11 हो जाएगा, सही है। सो 55 हो जाएगा, 105/11, राइट। तो नाउ दिस सिंप्लीफाइज टू 105/11, राइट। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये दो पैरेलल के अंदर आ रहे हैं, अब इन दो पैरेलल को सॉल्व कर लो। तो 105/11 प्लस, सॉरी उल्टा हो गया, 11/105, 105 प्लस 6/65, राइट, एंड दैट वुड बी 1/r टोटल, राइट। अब जरा इनको सिंप्लीफाई करो और मुझे बताओ कितना आ रहा है, रेसिप्रोकल भी कर देना प्लीज। सर 5.1। अरे 5.1, 5.1 यहाँ रेसिप्रोकल पे करके 5 ही बता। निकली रेजिस्टेंस। हम्म, सही है, औरों का भी आ रहा है, जी सर। परफेक्ट, समझ में आया। यस चलो, सर। तो अब्दुल्ला करीब थे, बाकी दोनों दूर दूर थे, सही है। तो सही, अच्छा जी। हम्म तो देखो इस तरह से तुमने सॉल्व करना था, राइट। तुम एक तो मैं भी शायद इससे, इसमें जो मैंने ये जो लगाया हुआ है आड़ा टेढ़ा सा, इसमें शायद कंफ्यूज हुए होगे। और बाकी खैर ये इस तरह से सर्किट होता है, इसके अंदर बस मुझे इस चीज़ की प्रैक्टिस करवानी थी जो ये मैंने दिया हुआ था, राइट। अच्छा जी, अब ये तो एक आसान सी चीज़ हो गई। अब जो है ना, मैं एक और चीज़ करवाने लगा हूँ। देखो मैं तुम्हें दोबारा से बता देता हूँ कि इसके क्वेश्चन नहीं आते इस तरह के। जो सबसे मुश्किल क्वेश्चन तुम्हें मे भी मिल जाएगा ना, वो इस तरह का मिल जाएगा। मैं तुम्हें एक आध क्वेश्चन दिखा देता हूँ ऐसा, ये लो, कॉपी और पेस्ट, सही है। तो ये तुम देखते ही बोलोगे आय है ये है, सही है। अब तुम्हें दिख रहा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, उसके अंदर सीरीज आ रहे हैं, सही है। तो तुम्हें पता है कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर सीरीज आ जाए देन यू हैव टू सॉल्व द सीरीज फर्स्ट, तो फिर एंड में सारे पैरेलल बन जाएंगे, फिर उनको पैरेलली सॉल्व करोगे, राइट। तो अब अगर तुम देखो कि ये तुम्हारे पास जो है 20+8 है, तो 28 ऊपर वाला हो जाएगा। नीचे वाला तुम देख रहे हो 6+8 है, तो 14 नीचे वाला हो जाएगा, और 7 नीचे वाला ही है, राइट। अब ये तीनों पैरेलल के अंदर आ गए, सही है। सो 1/28 प्लस 1/14 प्लस 1/7, सही है। तुम्हें पता है कि अगर तुम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो ये 14 बन जाएगा, और अगर इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो ये भी, सॉरी 28 बन जाएगा, ये भी 28 बन जाएगा, राइट। तो 4 + 2 6 7, 7/28 इज इक्वल टू 1/r टोटल, राइट। रेसिप्रोकल करोगे तो 28/7, 7 1 7 4, राइट। समझ पा रहे हो बच्चों, समझ पा रहे हो। मैंने तुम लोग को पहले भी बता दिया हुआ था कि अगर तुम्हारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो उसकी जो ओवरऑल रेजिस्टेंस आएगी वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम होगी। और ये तुम देख पा रहे हो कि सबसे जो छोटी रेजिस्टेंस है वो 6 की है सर्किट के अंदर, और जो हमारा आंसर आ रहा है वो उससे भी छोटा आ रहा है, 4 आ रहा है, राइट। तो इस तरह का तुम मैक्सिमम डिफिकल्टी वाला क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। अच्छा, एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन पेपर में वो अक्सर दे देते हैं, वो बोलते हैं कि भाई लेट से कि तुम्हारे पास जो है 5 रेजिस्टर्स हैं,
या तुम्हारे पास 4 रेजिस्टर्स है, तो ये 4 रेजिस्टर्स, राइट। लेट्स से सारे 10 ओम के। तो ये, अब अगर अगर तुमसे बोला जाए कि भाई तुम एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना दो कि जिसकी टोटल रेजिस्टेंस बन जाए 40, राइट, और फिर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना दो जिसकी टोटल रेजिस्टेंस बन जाए, कितनी बनेगी अगर मैं 2.5 बन जाए, सही है। फिर एक ऐसा सर्किट बना दो कि जिसकी रेजिस्टेंस तुम्हारे पास बन जाए, अच्छा जनाब, सो एक मिनट जरा, मैं जरा कैलकुलेशन मुझे करनी पड़ेगी तब जाके समझ में आएगा। अम, हम्म, 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 सही। तो एक ऐसा सर्किट बना दो कि जिसके अंदर तुम्हारे पास, ये चलो ये तो अजीब सा हो जाएगा, अगर तुम मुझे बना दो 10 की आ जाए, सही। ये तीन ये तीन कॉम्बिनेशन मुझे बनाओ। अच्छा जी, बल्कि चलो मैं पहला कॉम्बिनेशन पूछूंगा अब्दुल्ला रिजवान से। दोनों एक ही तो नहीं हो ना भाई? हाँ नहीं, वो अलग अलग है, सही। ब्रो जरा बताओगे कि पहला कॉम्बिनेशन किस तरह से बनेगा 40 का? There are 10 ohm के resistors in series 4. परफेक्ट। भैया ब्रो अगला आपने बताना है। यस भैया, कहाँ हूँ? 1 second। अच्छा एक काम करो, रीजॉइन करो, जब तक सोचते रहो, और रीजॉइन करो जल्दी से, और फिर उसके बाद उसको बनाते हैं। हाँ जी भैया, आपकी क्या रिपोर्ट है, समझ में आई? I'm not getting it. वाह ब्रो, देखो आप Like ऐसे I tried a सोचो। bunch of combinations, लेकिन 2.5 नहीं आ रहा है। अच्छा मे बी मैंने शायद गलत बनाया, मे बी पॉसिबल, करके देखते हैं कि आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो सबसे पहले तो आप ये देखो कि अगर हमने इन सबको सीरीज में लगाना है तो इंडिविजुअल से ज़्यादा ही होगी, राइट। सो अगर तो इसकी 2.5 आ रही है तो इसका मतलब है कि ये सीरीज के अंदर तो नहीं लगा हुआ, राइट, पैरेलल के अंदर इसका कुछ ना कुछ लगा हुआ है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस तरह के पैरेलल से। सही है। सो दिस इज 10, दिस इज 10, दिस इज 10, सो 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, right? And that would be 4/10, and 10/4, and two ones are two, fives are 10, and ones are and 2.5, right? Getting? Simple सा था। समझती हो कि नहीं समझती हो? Yeah, यस। समझती हूँ। भाई ये मैं कहानी। इससे ज्यादा बहुत कॉम्प्लेक्स कर रही थी। नो ब्रो, देखो इस तरह के ना क्वेश्चन ये बहुत कॉमन है, पेपर में देते हैं, राइट। तो जब भी इससे अगर कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो उसमें उसकी ट्रिक ये होगी कि सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपको कौन सा मतलब जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो कितनी दी हुई है। अगर तो वो इंडिविजुअल से ज्यादा है, सही है, यानी इंडिविजुअल अगर आपके पास 10 है, सही है, अगर तो सारी सेम है, इंडिविजुअल आपके पास 10 है और 10 से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि आप सीरीज से स्टार्ट करो, पहले सारे सीरीज में लगाओ, फिर 3 सीरीज में लगाओ, 2 सीरीज में लगाओ, 2 पैरेलल में लगा के सॉल्व करो, फिर इस तरह से आप कॉम्बिनेशन ट्राई करो, स्टेप बाय स्टेप चलो, राइट। मतलब एम ही नहीं ट्राई करो कि मतलब जो भी आपके जहन में आ रहा है वो बनाओ, बल्कि स्टेप बाय स्टेप पहले सारे सीरीज में लगा दो, या फिर सारे पैरेलल में लगाओ, फिर 3 सीरीज 2 पैरेलल, फिर इस तरह से सीरीज कम करते रहो, पैरेलल बढ़ाते रहो, इस तरह से करो, राइट। तो इस तरह से ओके। अगला अगला मुझे करेगा राबिया, आप कर सकती हो। यस राबिया, राबिया जी कहाँ है? सर। ओके। हम्म, सर ये होगा
ऊपर 2 सीरीज में, नीचे 2 सीरीज में, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशंस पैरेलल हो जाएंगे। अरे बेहतरीन बता दिया यार। ऐसा ना, सही। सो दिस इज 10, दिस इज 10, दिस इज 10 एंड दिस जी इज सर। ऑल्सो 10 एंड इसका रिजल्टेंट भी 10 होगा। परफेक्ट। देखो ऐसे कितनी अजीब बात है, हम 4 रजिस्टर लगा रहे हैं, उनकी भी 10 आ रही है और एक आ रही है, उसकी भी 10 आ रही है, राइट। तो बेसिकली इस तरह के कुछ सर्किट भी हमें रिक्वायर्ड होते हैं कि जिसके अंदर लाइक अगर हम इतना गंदा सा कॉम्बिनेशन बनाते हैं, उस गंदे कॉम्बिनेशन के बाद भी ओवरऑल रेजिस्टेंस उतनी होती है जितनी इंडिविजुअल एक रेजिस्टेंस से थी, राइट। मतलब जो काम एक रेजिस्टेंस से हम कर सकते थे, वो 100 रेजिस्टर लगाने के बाद वही काम, वही उतनी रेजिस्टेंस आ रही है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। सही है, ये इतना गंदा सा सर्किट हमने बनाया, इसकी इसका जो आंसर आ रहा था वो 5 आ रहा था। इसका जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 5.07, तुम लोग ने बताया, सही है। खैर, चलो ये इस तरह के क्वेश्चन भी दे रहे हैं, तो वो भी मैंने तुम लोग को बता दिया। अब आ जाओ, अब जरा सर्किट को सॉल्व करते हैं। सही है।